हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपनी चैनल सारस ट्यूटोरियल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ और इस वीडियो में आप लोगों को जितना भी पोयम है आपके चैप्टर बुक में, जितना भी काव्य खंड है उसमें जो जो क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट है मैं सारा ही बुक के ज़रिए आप लोगों को दिखा रही हूँ। जो क्वेश्चन आप लोगों ने प्रिपेयर नहीं किया है उसे भी आप लोग प्रिपेयर कर ले। हालांकि अब तक तो आप लोगों का प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो गया होगा, आई होप, और अदरवाइज़ नहीं भी हुआ है तो जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ एटलीस्ट उतना आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है। उतना भी आप लोगों को एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगा। तो यहाँ पे देखिए, पहला चैप्टर है हमारा पोयम का पद युग्म, ठीक है। गाइज, एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं कि बुक का जो भी पोयम हो या प्रोज हो, दोनों ही सेक्शन का आप लोगों को क्या करना है, जो शॉर्ट क्वेश्चंस है उसे अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि वन वन लाइन का आंसर्स है, वन वन वर्ड का आंसर है। सो कौन सा क्वेश्चन कब दे दे कोई गारंटी नहीं है। सो शॉर्ट क्वेश्चंस जो भी है आप लोगों का वो सारा ही पढ़िए। शॉर्ट क्वेश्चंस में मैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं दूंगी। हालांकि मैंने 15 ऐसे क्वेश्चंस दे दिए हैं आप लोगों को जो आने के भरपूर चांसेस है। इसके अलावा भी आप लोग एक बार रीडिंग कर लेना, एक बार पढ़ लेना, ठीक है। तो शॉर्ट क्वेश्चंस में देखिए, ये जो है सही विकल्प का चयन कीजिए, ये पूरा ही देख लीजिए, ये क्वेश्चन आने की चांसेस है, ठीक है। इसके अलावा सेकंड है क्वेश्चन नंबर 2 में, यहाँ पे देखिए आप लोगों को पढ़ना क्या है। मैं तो तेरे पास में, यहाँ में शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, ठीक है। इसके बाद खोजी कौन है, तुर्कों को कौन प्यारे होते हैं, पीर ओलिया क्या पढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद है आपका कबीरदास ने भ्रम किसको कहा है, ठीक है, या किसे कहा है। इसके बाद है निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर। 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसमें बहुत ही मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो है वो मैं आप लोगों को टिक करके बता दे रही हूँ। पहला तो ये कि मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ खोजता है। दूसरा, मनुष्य ईश्वर को पाने के लिए किस तरह के कर्मकांड करता है। तीसरा, कबीरदास के अनुसार सच्चा खोजी ईश्वर को कैसे पा लेता है, ठीक है। इसके अलावा है कि ईश्वर का निवास, असली निवास स्थान कहाँ है, ये भी आ जाता है कभी कभी, सो पढ़ लीजिएगा। इसके बाद संत कबीरदास ने जग को बोराया हुआ क्यों कहा है। साच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना, कवि ने यहाँ किस और सच और झूठ की बात कही है। इसके अलावा ये वाला क्वेश्चन झ नंबर, कबीरदास के अनुसार कैसे गुरु शिष्य अंतकाल पछताते हैं, इस पछतावे का कारण क्या है, ठीक है। आशय स्पष्ट में देख लीजिए, सिर्फ मैं एक ही इसमें से एक ही आशय, इसमें से बेसिकली आशय स्पष्ट आता नहीं है, फिर भी मैं एक दे रही हूँ आप लोगों को। ना तो कोनो क्रियाकर्म में, ना ही जोग बराग में, ठीक है, ये वाला। और आप लोगों का बैड लक होगा तो शायद इस बार आप लोगों को सप्रसंग व्याख्या इस चैप्टर से देखने को मिले। अदरवाइज़ इस चैप्टर से सप्रसंग व्याख्या बहुत ही रेयरली पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर भी आप लोग को मैं यही सजेस्ट करूँगी कि जितने भी आप लोगों के पोयम हैं, मैंने सारा ही पोयम एक्सप्लेन किया हुआ है चैनल पे, सारा ही पोयम एक बार अच्छे से समझ लीजिए। फिर सप्रसंग व्याख्या आप लोगों को किसी भी चैप्टर से आप लोगों से दे, आप लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे समयक उत्तर में देखिए ये क्वेश्चन, कबीरदास के अनुसार हमें अपने आराध्य को कहाँ कहाँ खोजने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरा कि संत कबीरदास ने ईश्वर प्राप्ति का कौन सा सहज उपाय बताया है। सप्रसंग व्याख्या में आप लोग देखेंगे तो ये पहला वाला देख लीजिएगा, और अदरवाइज़ आप लोग पूरा पोयम ही अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि है वनमार्ग में। इस बार वनमार्ग में भी आने वाला है। इसमें का देखिए, ये पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि ग्राम बधुए सीता को वन मार्ग में चलने योग्य इसलिए नहीं मानती थी क्योंकि वो क्या थी, कोमलांगी थी, ठीक है, मतलब बहुत कोमल थी। इसके अलावा 2 मार्क्स में देखिए, चलनो अब कहती, 2 नंबर क्वेश्चन में देखिए कि चलनो अब कहती क्या प्रश्न सीता जी की किस दशा का द्योतक है। और दूसरा है किस परिस्थिति में रामचंद्र जी की आंखों से आंसू बह निकले थे, ठीक है। ग्राम बधुओं ने किन शब्दों में राजा रानी को भला बुरा कहा था, ये एक बार आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये क्वेश्चन। अदरवाइज़ दूसरा और देखिए, वन मार्ग में चलते हुए श्री राम के मधुर स्वरूप का वर्णन आता है। फिर
ये वाला सीता जी ने ग्राम बधू के प्रश्नों का उत्तर किस प्रकार दिया था। ठीक है, इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में, वन मार्ग में जाती सीता जी की दशा का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। ठीक है, और ये पठित छंदों के आधार पर श्री रामचंद्र जी के चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, इसके अलावा है आशय अस्पष्ट में 2 क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रही हूँ, जो कि है त्यकी लखी आतुरता प्यकी अखियाती चारू चली जल चुए, और ऐसी मनोहर मूर्ति ये बिछुड़े कैसे प्रीतम लघु जियो है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन आशय स्पष्ट का आप लोग देख लीजिएगा अगर नहीं देखा है आपने तो। ठीक है, इसके अलावा भावार्थ में देख लीजिए, भावार्थ में आप लोगों को क्या देखना है, ऐसी मनोहर मूर्ति ए बिछुड़े कैसे प्रीतम लघु जियो है, आखिर में सखी राखी बे जोगु इन्हें किमी बनवास दियो है। ठीक है, इसके बाद ये दोनों ही पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये तुलसीदास जी से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये भी आ सकता है। और सप्रसंग व्याख्या, अगर ये चैप्टर का सप्रसंग व्याख्या देता है तो इसके ऑप्शन में आप लोगों को पदयुग्म का एक सप्रसंग व्याख्या देखने को मिलेगा, तो इसका ये सेकेंड वाला आप लोग ज़रूर देख के जाइएगा। ठीक है, हालांकि देना नहीं चाहिए, अदरवाइज़ देख लेते क्या होता है इस बार बोर्ड का। और हमारा थर्ड चैप्टर है हमारा किरणों का खेल। इसमें पहला ये सही विकल्प तो आप पूरा ही कीजिए, इस चैप्टर का आ सकता है, नहीं भी आया तो भी आप लोगों के लिए ठीक रहेगा आंसर फॉर्मेशन में। ठीक है, इसके अलावा पूर्ण वाक्य में उत्तर में देखिए, किरणों का खेल किस प्रकार की कविता है, ये बोर्ड का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, देते ही है। ठीक है, धरती किसके माध्यम से खुशी जाहिर करती है, फिर सूरज मोती का उपहार कब बटोर लेता है, और संध्या को विरामदायिनी क्यों कहा गया है। ठीक है, देन 3 नंबर क्वेश्चन में, कवि ने किरणों के सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार किया है, धरती अपना पुलक कैसे प्रकट करती है, फिर नियति को नटी क्यों कहा गया है, और निरानंद है कौन दिशा। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन इस क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 3 से। समयक उत्तर में आप लोगों को ये किरणों का खेल कविता में वर्णित प्राकृतिक सौंदर्य, ठीक है, इसमें देखिए आप प्राकृतिक सौंदर्य, फिर इसके अलावा और क्या था। ठीक है, प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में ही पढ़ लीजिएगा। और जल में जो सौंदर्य उत्पन्न होती है जब चंद्रमा की रोशनी जल में पड़ती है, फिर आकाश में बन रही शोभा का वर्णन। ठीक है, मतलब कि अगर आप रिलेशन को समझ लेते हो तो प्राकृतिक सौंदर्य के अलावा कुछ और भी देता है, चाहे वो जल के बारे में दे या फिर आकाश के बारे में आप लोग लिख सकोगे। ठीक है, इसके अलावा परिवर्तन प्रकृति का नियम है, प्रस्तुत कविता के आधार पर इस तथ्य की पुष्टि कीजिए, ये भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा है सप्रसंग व्याख्या, यहाँ से आने के चांसेस है, सो इसका दोनों ही सप्रसंग व्याख्या आप लोग ट्राई कीजिएगा देख लेने की। ठीक है, हालांकि नहीं भी दे सकता है बट दे भी सकता है, सो दोनों ही देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है हमारा तोड़ती पत्थर। तो जैसे कि मैंने कहा कि शॉर्ट क्वेश्चन आप लोग कर ही लीजिए हर चैप्टर का, नो डाउट कुछ भी दे सकते हैं वो लोग। इसके अलावा है संक्षिप्त उत्तर 1 मार्क्स के लिए, पत्थर तोड़ने वाली स्त्री का परिचय कवि ने किस तरह दिया, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, पत्थर तोड़ने वाली स्त्री कहाँ बैठकर काम कर रही थी और वहाँ किस चीज़ की कमी थी। फिर छिन्नता शब्द का अर्थ क्या है, तोड़ती पत्थर कविता का प्रतिपाद आता है क्वेश्चन। ठीक है, सो ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप लोग। इसके अलावा है निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए, तो ये वाला क्वेश्चन। और हाँ गाइज, मैं आप लोगों को और एक चीज़ बता दूँ, ये दोनों ही भाव स्पष्ट देख लीजिएगा। इस चैप्टर से बेसिकली आप लोगों का जो इनसाइट क्वेश्चन है वो ज़्यादा बनता है, तो ये चैप्टर आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, इनसाइट ज़्यादा वो लोग क्या करते हैं बोर्ड वाले कि इनसाइट जो लाइन पोएम के जो लाइन होते हैं उसको दे देते हैं। ठीक है, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, सो वो लाइंस आप अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि इसमें ज़्यादातर इनसाइट आता है इस चैप्टर से। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट चैप्टर है दंतुरित मुस्कान, इस बार ये भी आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए सही विकल्प का चयन तो आप आंख बंद करके दोनों ही कर लीजिए। ठीक है, इसके अलावा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में दीजिए।
तो इसमें आप लोगों को करना है पहला, पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। यहाँ कठिन पाषाण किसका प्रतीक है? फिर बांस और बबूल किसके प्रतीक है? बच्चा एकटक किसको देख रहा है? ठीक है। और ये इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। यहाँ अतिथि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो कवि के लिए प्रयुक्त हुआ है। इसके अलावा निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर है। बच्चे की दंतुरित मुस्कान का क्या तात्पर्य है? बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? बच्चे की मुस्कान और बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है? फिर बच्चे की मुस्कान की विशेषता, ये जो बच्चे की मुस्कान की विशेषता है ये आप लोग खुद ही लिख सकते हो। ठीक है। और कवि अपने आप को चिर प्रवासी और अतिथि क्यों कहते हैं? तो ये क्वेश्चन। इसके अलावा है आ से अस्पष्ट में पहला और ग नंबर, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, और इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही मधुर पक। ठीक है। और समयक उत्तर में आप लोगों को करना है यह दंतुरित मुस्कान कविता का प्रतिपाद तो नहीं आएगा, ये क्वेश्चन तो इतना नहीं, ये वाला प्रतिपाद तो शायद ही आएगा, बट फिर भी आप लोग देख लीजिएगा। मैं देखती हूँ इस चैप्टर से क्या आ सकता है। यहाँ ख नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा इस चैप्टर का। समयक उत्तर, कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन उदाहरणों के माध्यम से व्यक्त किया है? ठीक है। और सप्रसंग व्याख्या में तो आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग लेशन को समझ लो। लेशन अगर समझ में आ जाएगा तो सप्रसंग व्याख्या आप लोगों को टफ नहीं लगेगा। ठीक है। सो गाइज़, इस वीडियो में इतना ही, और बाकी का जो भी सेक्शन बाकी है मैं आप लोगों को जल्दी वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी। आप लोगों का प्रिपरेशन हो चुका है, आई नो। जो नहीं हुआ है, जो क्वेश्चन आपने नहीं पढ़ा है वो वीडियोस से देख करके पढ़ लीजिए, और चैप्टर्स को अच्छे से समझ लीजिए, और साथ ही साथ जो प्रोज सेक्शन है, कहानियाँ हैं, उसको भी एक बार रीडिंग कर लीजिए, तो आप लोग खुद से भी बना करके आंसर लिख सकोगे। ठीक है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।